जय हिंद। मेरा नाम अभय राय है। आज हम इतिहास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतिहास क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। अगर इतिहास की बात की जाए तो मोटे मोटे अर्थों में हम कह सकते हैं इतिहास एक ऐसी सार संदर्भित कहानी है जो भूतकाल में घट चुकी है। भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को पुनर्निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वही इतिहास है। चूंकि इतिहास एक काफी महत्वपूर्ण विषय है और काफी व्यापक विषय भी है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। चूंकि प्राचीन भारत का जो समय काल है काफी बड़ा है, इसलिए प्राचीन भारत को भी कई कालखंडों में बांटा गया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो हम कह सकते हैं इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं थे और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं थे। अर्थात कह सकते हैं कि कंकड़ पत्थर ऐसे कहीं से मिल गए, वो हमारा प्रागैतिहासिक काल हुआ। आध्यैतिहासिक में हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद थे, साहित्यिक साक्ष्य भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल हमारा हुआ पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों ही मौजूद हैं और दोनों पर ही साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता हासिल कर ली है। प्रागैतिहासिक काल में हमारा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक में प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ऐतिहासिक काल में वैदिक धर्म के बारे में पढ़ना है, मौर्य काल के बारे में, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। अर्थात अभी हम फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो लगभग एक प्रकार से कहा जाए तो जो हमारा प्राचीन भारत है वही 11 लाख बीसी से 700 एडी तक माना जाता है। बीसी हम कह सकते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को बीसी कहा जाता है और एडी यानी एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। अर्थात लगभग 11 लाख 700 वर्षों के इतिहास में पढ़ना है प्राचीन भारत में। कुछ किताबों में और कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारत का इतिहास 20 लाख बीसी से भी माना है, लेकिन विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर माना जा सकता है कि इसका जो कालखंड है तो 11 लाख बीसी से 700 एडी तक था। मध्यकालीन भारत जाते हैं। चूंकि इतिहास में जब भी कोई काल परिवर्तन होता है तो कोई एक बड़ी घटना होती है जो उन सभी पूर्व घटनाओं पर अपना प्रभाव जमा लेती है। जैसे हम देखते हैं 700 ईस्वी तक किसी भी मुस्लिम का भारत पे अटैक नहीं होता है, कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी का भारत पे अटैक नहीं होता है। लेकिन 712 ईस्वी में क्या होता है, सिंध के शासक थे दाहिर। सिंध पर एक दाहिर नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था जो कि ब्राह्मण वंशीय शासन था, और इराक का शासन था अल हज्जाज। तो अल हज्जाज का जो जहाज था वो सिंध से होते हुए जा रहा था। सिंध में एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह से होते हुए जा रहा था। यहाँ पे जो दाहिर के साम्राज्य में जो लुटेरे थे, जो गुंडे थे, उन्होंने क्या किया, उस जहाज को लूट लिया। अब कारण जो इराक का शासक अल हज्जाज है, इसने मोहम्मद बिन कासिम को यह आज्ञा दी कि भारत में जाए और हमारा संदेश सुनाए कि जो सिंध का शासक दाहिर है वो लुटेरों द्वारा लूटे गए जहाज को छोड़ दे। लेकिन सिंध के शासक दाहिर ने इसे अनसुना कर दिया और पहला सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध में। हालांकि उसके बाद भी देखा जाए तो 712 ईस्वी से लेकर लगभग 900-950 शताब्दी तक हम आते देखते हैं, लोग 200 वर्षों तक भारत शांत रहा। कहने का मतलब कि छोटे मोटे जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने युद्ध किया, कुछ धन लूटा, उनका पर्पस था धन लूटना और वापस चले जाना। फिर इसके बाद तुर्की आक्रमण देखते हैं। 932 ईस्वी में तुर्की शासक अलतुगिन जो है भारत पर आक्रमण करता है, और फिर सुबुक्तगिन जो कि इसका दामाद है, उसके बाद सुबुक्तगिन का पुत्र गजनवी का गुलाम गौरी, और ऐसे भारत पे आक्रमण शुरू हो जाते हैं। लेकिन लगभग हम देखें तो 1200 ईस्वी तक जो भी आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण का मेन पर्पस ये है भारत पे आक्रमण करके धन को लूटना। लेकिन 1200 में जब गौरी की मृत्यु के बाद, गौरी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा जो भी जीते गए भारतीय क्षेत्र थे वहां कार्यभार संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को रख दिया जाता है, जो कि गौरी का गुलाम था।
अब ऐबक क्या करता है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, अर्थात एक साम्राज्य की स्थापना करता है। और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की कथा, जिसमें 5 राजवंशों का हमें अध्ययन करना है। और लगभग लगभग अगर देखा जाए तो हमें लगभग 300-350 वर्षों का अध्ययन करना है। इसमें गुलाम वंश देखते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक उसका शासन रहा था। लगभग अगर बात की जाए ऐबक वंश की, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, तो लगभग 11 शासकों ने भारत पे शासन किया। ऐबक वंश के बाद खिलजी वंश आता है, जिसमें मुख्यतः हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक नीतियां थी, उसकी राजस्व संबंधी नीतियां जिन्हें, फिर उसके बाद हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें खिलजी खां, मुबारक शाह इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः इब्राहिम लोधी की चर्चा हम करेंगे, जो कि 1526 में जब दिल्ली पे शासन कर रहा था, तो इसकी शासन व्यवस्था से तंग आकर लोगों ने बाबर को न्योता दिया भारत पे आक्रमण करने का। और यहीं से बाबर भारत पे आक्रमण करता है। और पानीपत की पहली लड़ाई होती है, पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाता है लड़ते हुए, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसमें हम बाबर के बारे में, हुमायूं, अकबर, जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक के शासन कार्य को पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ विजयनगर साम्राज्य की हम चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः कृष्णदेव राय की हम चर्चा करेंगे। कृष्णदेव राय से संबंधित नीतियां, उनकी राजस्व संबंधी नीतियां क्या थी, और उनकी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो जो औरंगजेब का शासन काल था, वो 1707 में खत्म होता है। औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए, 2 साल 4 साल ऐसे उन्होंने शासन किया। और लगभग लगभग देखा जाए तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1707 के बाद का जो काल है, वह मुगल साम्राज्य के पतन का काल था, मध्यकालीन इतिहास के पतन का कार्य था, और आधुनिक भारत का शुभारंभ हो रहा था। तो कहते हैं कि जैसे ही 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल साम्राज्य जैसे कमजोर पड़ना शुरू हुआ। जैसे मान लेते हैं कि ये विभिन्न राज्य थे, मुगलों ने पूरा अपना नियंत्रण किया था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, अब ये राज्य बाहर निकलने लगते हैं और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगते हैं। इसी क्रम में बंगाल, अवध, रुहेलखंड, मध्य प्रांत के जो भी इलाके हैं, सभी अपना अपना धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है अंग्रेजों की नीति। क्योंकि पहले क्या था, भले ही मुगलों ने भारत पे आक्रमण किया, भारत को लूटा, लेकिन एक सुसंगठित भारत जो था, वो लगभग औरंगजेब के समय तक था। उसके भारत बाद का जो भारत था, वो सुसंगठित भारत नहीं था, वो रियासतों वाला भारत हो गया। अब आते हैं आधुनिक भारत। सबसे पहले हम देखें तो हमने ये बताया कि किसी भी काल का जो शुभारंभ होता है, किसी एक ऐसी घटना से होता है जो घटना बाकी पिछले सभी घटनाओं पे प्रभावी हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, वे 1600 ईस्वी से भारत में व्यापार कर रहे थे, लेकिन लगभग 150 वर्षों तक, 1750 तक अंग्रेजों ने भारत में व्यापार ही किया। भारत में वे किसी राजनीतिक शक्ति बनने के चक्कर में ना पड़े। उनका मेन मकसद ये था व्यापार करना, मुनाफा कमाना। लेकिन 1746 से 48 में क्या हुआ, जो कि उस समय पूरे विश्व की 2 महाशक्तियां थी, ब्रिटेन और फ्रांस। और भारत के अलावा इनके अन्य भी देशों में उपनिवेश थे। तो ऑस्ट्रिया में भी इनके उपनिवेश थी। तो जब विश्व में किसी दूसरे देशों में अपने उपनिवेश को लेकर लड़ते थे, तो उसका प्रभाव भारत में ही पड़ता था। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र से अगर 100-200 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप आता है, तो उसका प्रभाव हमारे क्षेत्र पर ही पड़ता है। तो पहला जो युद्ध में हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। ऑस्ट्रिया में दोनों का उपनिवेश था, वहां पर इनका उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था कि फ्रांस का उत्तराधिकार होगा कि भारत की अंग्रेजों का होगा। तो ये युद्ध हुआ। पहले युद्ध का कुछ खास परिणाम नहीं निकला, और एक संधि थी, ऑक्सला-सैफिल की संधि, जिससे जो इनका पहला युद्ध था कर्नाटक और समाप्त हुआ। दूसरा युद्ध जो था अगले ही साल 1749 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद में भी नवाब की स्थापना करनी थी और कर्नाटक में भी करनी थी। हैदराबाद की तरफ से 2 उम्मीदवार खड़े हुए, कर्नाटक की तरफ से खड़े हुए। तो अंग्रेजों ने उन दोनों का पक्ष लेना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे क्या हुआ, एक ये युद्ध के रूप में बदल गया। उनमें एक खूनी संघर्ष नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक युद्ध के रूप में बदल गया। और इनका मुख्य पर्पज ये था अंग्रेजों का, किसी भी तरीके से शाम दंड, किसी भी तरीके से फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालना। इस संधि का भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, पांडिचेरी की संधि। लेकिन जो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें किसी भी तरह देखा जाए तो इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभुत्व बढ़ गया था। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर एक कूटनीतिक चाल चली। फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था गोडेहू, जो कि भारतीय परिस्थितियों को बड़े ही अच्छे तरीके से जानता था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सरकार के पास पत्र भेजकर और गोडेहू के विपरीत, गोडेहू के विपक्ष में जाके विरोध में कुछ ऐसी बातें कह डाली, गोडेहू को वापस फ्रांस बुला लिया गया और एक नए नवेले गवर्नर को, फ्रांसीसी गवर्नर को, जिसका नाम था लाली, उसे भारत भेज दिया गया। और यहीं पे 1758 में युद्ध हुआ। ये चूंकि फ्रांसीसियों में विश्व के विभिन्न देशों में उपनिवेश थे, तो इनमें युद्ध होता रहता था। तो इनमें एक सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था 1756 से 63, जिसका शासनकाल है 56 से 63। इस युद्ध का प्रभाव यहाँ भी पड़ा। और इस युद्ध में हम कहते हैं कि फ्रांसीसियों की एक निर्णायक हार हुई। 1760 में वंडीवास की लड़ाई होती है, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर लाली की पराजय होती है। और यहीं से कह सकते हैं कि एक प्रकार से भारत में जो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व बना हुआ था वो समाप्त हुआ। तो ये हमारा पूरा रहा इतिहास का जो क्लासिफिकेशन, जो इसका वर्गीकरण है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद की हम इतिहास अगर देखें तो हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या हुआ। उसमें हम पढ़ेंगे 1947 के बाद संविधान निर्माण कैसे हुआ, हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, संविधान में कौन कौन सी समितियां थी, उन समितियों ने कैसे कैसे अपना कार्य किया, क्या विभिन्न राजनेताओं के बारे में पढ़ेंगे, संविधान बना उसके अनुसार हमारा देश कैसे चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान का हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इतिहास का वर्ग